अभी जो बिल आया है, ये बिल मंडियों से हमें आज़ादी देता है। पहली बार जो मैं देख रहा हूँ कि कोई आंदोलन आज़ादी के खिलाफ भी चल सकता है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मतलब इसमें तो मैं भौचक्का हो जा रहा हूँ कि आखिर आज़ादी मिल रही है, चॉइस मिल रही है, विकल्प मिल रहा है, विकल्प दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कैसे कह सकता है? कहीं हमको तो डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ लोग ये खड़े होकर मांग करने लगे अंग्रेजों वापस आओ, कोई संविधान के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। अरे साहब, ये आज़ादी आपने क्यों ये अधिकार दे दिया? देखिए साहब, इससे ये समस्या हो गई है। दुनिया भर की आज की समस्या इसलिए है कि आपने साहब आज़ादी ले ली। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी ओमेंद्र भारत। आज हमारे साथ हैं कानपुर के पुराने नगर आयुक्त आर विक्रम सिंह जी। कानपुर के बहुत सारे लोग इनसे परिचित होंगे, सेना में भी रहे हैं, इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में रहे, और इस समय आपने अगर इनको देखा हो, बहुत सारे अखबारों में इनके लेख छपते रहते हैं। मैं तो इनसे बहुत प्रभावित रहता हूं। और आप जो आसपास ये किताबें देख रहे हैं, ये किताबों का भंडार इनके, मैंने देखा है कि जो आप अगर इनकी के लेखों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारा भंडार आपको दिखाई देगा। तो आवश्यकता है कि थोड़ा गंभीरता से इन विषयों को हम लोग समझें। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वार्ता में। और पहला जो सवाल मैं रखना चाहूँगा, जो ये अभी जो कुछ भी ये कवायद चल रही है पूरे देश में, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर पहले थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि 70 साल में किसान की स्थिति आज तक सुधरी क्यों नहीं थी। सबसे पहले ओमेंद्र, आपका स्वागत है। आप हमारे घर पर आए हैं और हम लोग यहाँ बैठ करके हमारी लाइब्रेरी में हम लोग बातें कर रहे हैं। आपके साथ कानपुर के दिनों में एसोसिएशन तो कोई खास नहीं रहा। यह है कि लिखने पढ़ने के दौरान फिर आपने समझा होगा कि भाई ठीक है, इस आदमी से भी मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो आपने हमारी जो अतिशय प्रशंसा की है उसके लिए धन्यवाद। ये आवश्यकता से अधिक प्रशंसा हो गई। तो अब किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में जो आपने 70 साल की बात कही है, देखिए 70 साल में बहुत कुछ हो गया है, बहुत चीज़ें हो गई। 70 साल पहले आज़ादी के समय में ज़मींदारी एबोलिशन का सन 52 में जो कानून बना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था। उस कानून ने क्या किया, हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखें, प्लस और माइनस दोनों चीज़ों को लेते हुए, उस कानून का परिणाम ये हुआ कि बहुत सी बड़ी जोतें जो थी ज़मींदारों की, वो छोटी जोतों में कन्वर्ट हुई। बहुत से ऐसे काश्तकार जिनके पास की ज़मीनें उनकी अपनी नहीं थीं, उनके पास पट्टे के माध्यम से ज़मीनें गईं। तो जो एक बड़ी ज़मीनें हुआ करती थीं, वो छोटे टुकड़ों में बटी। अब सवाल ये कि इसका फ़ायदा ये हुआ सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक एंगल से, जो खेती कर रहे थे काश्तकार थे, उनके पास ज़मीनें आईं और ज़मीनों का फ्रेगमेंटेशन हुआ बड़े पैमाने पर। अब उन मज़दूरों के पास जो काश्त कर रहे थे, या उन सिकमी काश्तकारों के पास जिनकी ज़मीनें सिकमी लग गई, ज़मींदारों की ज़मीनें थीं, अब उनके पास वो पूंजी नहीं थी, वो कैपिटल नहीं थी, जिससे कि उन ज़मीनों को वो एक इकोनॉमिकली एक अच्छी तरीके से काश्त कर सकें। तो बहुत समय तक इस ज़मींदारी एबोलिशन का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि लोगों के नाम पे अपनी ज़मीनें आ गईं। ज़मींदार जो काश्त कर रहा था वो उसके पास ज़मीनें निकल गईं। कुछ ज़मीनें जो एक्सेस थी, ज़मींदारों ने ज़मीनें बेची और आहिस्ता आहिस्ता ज़मींदारों ने खेती से विमुख होकर के शहरों का रुख करना शुरू किया। तो खेती के प्रति एक एवर्शन पैदा हुआ आज़ादी के बाद, जिसको अवॉइड किया जा सकता था। अगर इसे सामाजिक एंगल तो अपनी जगह है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन किसानों को जो कि अब नए किसान बन रहे थे, नए लोग जो कि इंडिपेंडेंट खेती बाड़ी करने जा रहे थे, उनको हमें आवश्यकता थी सपोर्ट करने की। इस देश की सरकार को, उस समय की सरकार को, उनको इम्प्लीमेंट्स के आधार पर खेती बाड़ी के इक्विपमेंट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए था, जापानीज़ मॉडल के लिहाज से। लेकिन किया क्या हमने जो किया ओमेंद्र, आपको ताजुब होगा, हमने अमेरिकन पैटर्न में चलने की कोशिश की। अच्छा, बड़े ट्रैक्टर, बड़ी मशीनें, बड़ी खेती। अरे खेती तो आपने ख़त्म कर दी। जब खेत छोटे हो गए, आपके ज़मींदार नहीं रह गया, तो अब आप अमेरिकन पैटर्न से आप खेती करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हुआ ये कि अगर हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो हम ट्रैक्टर ले आए। अब वो ट्रैक्टर हमारा 100 एकड़ के लिए चाहिए था, 200 एकड़ के लिए चाहिए था। अब वो मैसी फार्गूसन का ट्रैक्टर आपका आकर के आपका खेत जोत करके खड़ा। तो आपके संसाधनों का वेस्टेज हुआ। ज़मींदार साहब ने अपनी ज़मीनें और बेची बाची, निकल करके शहर में प्लॉट खरीदा, मकान बनवाया, वहाँ रहने लगे। तो बहुत सी ज़मीनें जो कि हमारी कास्ट में थी, वो हमने उसको दे दिया भाई अधिया पे। तो टोटल एग्रीकल्चरल एटमॉस्फेयर
गाँव का कृषि का वातावरण बदलना शुरू हो गया और उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। अमेरिका में 400 हेक्टेयर एवरेज खेत है, 400 हेक्टेयर। इंडिया में 2 हेक्टेयर। जापान में कितना है? जापान में करीब 4 हेक्टेयर, 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में वहाँ खेत होते हैं किसानों के। अब हमारे सामने आवश्यकता कि हम जैपनीज़ टेक्निक अपनाते हैं, जो कि हमारे लिहाज से, किसानों के लिहाज से, छोटे पावर टिलर्स, छोटी पानी की सुविधाएं, छोटी चीज़, यहाँ एक फैमिली अपने लेबर के साथ या 2-4 और पड़ोसियों को साथ लेकर, 2-4 और लेबर लेकर काम कर सके। तो हम शुरू से ही अपनी खेती को डेवलप करना शुरू कर देते उस पैटर्न पर जैसे जापानीज खेती करते हैं। लेकिन हम चले गए अमेरिकन पैटर्न पर, बड़े ट्रैक्टर्स। तो जिन्हें संसाधन चाहिए था उन्हें नहीं मिला, वो मजदूर के मजदूर ही बने रहे। इस बात को समझिए, जो जिनके पास की अर्न करने की क्षमता थी वो मजदूर ही बने रहे उसको लेकर के। तो भी बहुत चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, लेकिन थोड़ा भी एड्रेस करने के बाद सन 1969-70 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो टेक्निकल रेवोल्यूशन होता है, उन्नतशील बीजों को लेकर के। ये काम आप सन 52 में कर सकते थे। हम जो कटोरा लेकर के अमेरिका में, कनाडा में अनाज की भीख मांगते घूमते रहे सब जगह, और उनके जो है हमारे यहाँ एहसान करते हुए हमें देते रहे, वो हमारी नीतियों को प्रभावित करते रहे, तो हम इससे बच सकते थे अगर हमने शुरू में इन शहरी किस्म के नेताओं ने, जो कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में आए, जिनका कि वर्चस्व हुआ, उन्हें थोड़ी भी ग्रामीण परिदृश्य की समझ होती तो इन चीज़ों को सही तरीके से जापानीज़ मॉडल या वियतनामीज़ मॉडल या छोटे काश्तकारी मॉडल यहाँ लागू होने चाहिए, जो नहीं हुए। कि अभी जो नए कृषि संशोधन बिल आए, क्या आपको लगता है कि ये उन आवश्यकताओं को जिनको आप कह रहे हैं, ये उनकी पूर्ति के लिए एक साधन बन सकते हैं? देखिए, ये परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कृषि की हमारे यहाँ जो स्थितियाँ बनी, उसमें जो गंभीर वर्क, जो कहा जाए कि एक सीरियसनेस जो होनी चाहिए थी तकनीकी दृष्टिकोण से, उसका एक अभाव सा हो गया। और स्लोगनरिंग और नारे लगाना और नारेबाजी और किसानों की समस्याएं और एमएसपी और सही दाम मिलना और खाद की सब्सिडी, वो सब्सिडी की तरफ मामला चला गया। अब उसमें किसान की आत्मनिर्भरता की जगह किसान की डिपेंडेंस बढ़ाने का काम हुआ, जो कि हम ये कहें कि अगर हम कभी कहते थे, किसी ज़माने की कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, जो घा की कहावत है, उसमें हम लोगों ने देखा कि खेती को उत्तम कहा गया था उस ज़माने में भी, जब खेती बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों में वो किसान जगह जगह घूम करके, कभी बीडीओ के ऑफिस में, कभी एसडीएम के ऑफिस में, कभी लेखपाल के यहाँ, कभी फलाने यहाँ दौड़ करके सब्सिडी के चक्कर में घूमने लगा। उसको आपने भिखमंगा बना दिया। हमारी इन व्यवस्थाओं ने, सब्सिडी आधारित कृषि व्यवस्था ने, इन सुविधाओं ने, जिसको कि हमने ये कहा कि नहीं साहब हम बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं, तो सुविधा चलिए, खाद पे सब्सिडी समझ में आती है, और इन चीज़ों पर जहाँ पे बीज पे आपने सब्सिडी दी वो समझ में आती है, सबके ऊपर बराबर असर पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने इस प्रकार की स्कीमें लगाई जहाँ हमें दौड़ना पड़े, दौड़ करके फिर ब्लॉक से, फिर तहसीलों से सुविधाएं लेनी पड़े, तो उसने हमें जो है, हम किसानों को जो है, किसानों को एक तरीके से निर्भर बना दिया, उन्हें एक याचक की भूमिका में खड़ा कर दिया। और वो सुविधाएं दे करके हम लोग सोचने लगे कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो गलत था। किसान को याचक बनाने का प्रयास करना जो इस दौरान हुआ कि भाई ये कर देंगे तो हमारा वोट मिलेगा, वो बड़ी गलत सी बात थी। उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए था। देखिए, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट चला, फेल हो गया, उनके कारणों में हम नहीं गए। महाराष्ट्र में, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट सफल होता है, हमारे यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि हमने उसको उस इकोनॉमिक सेंस में नहीं देखा, आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट को देखना चाहिए था। ये बहुत, आप सोचिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट ने जादू कर दिया है बहुत सी जगहों पर। महाराष्ट्र में मैं खुद देख करके आया हूँ, वहाँ पर मैं एक सिलसिले में गया था गुजरात में, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ बदल गई हैं किसानों के कोऑपरेटिव के माध्यम से। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश फेल हो गया। फेल हो क्यों गया? इसके कारणों की तह में हम लोग नहीं गए, उसको एक पॉलिटिक्स का एक माध्यम बना दिया। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो बिल आया है, ये बिल मंडियों से हमें आज़ादी देता है। पहली बार जो मैं देख रहा हूँ कि कोई आंदोलन आज़ादी के खिलाफ भी चल सकता है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मतलब इसमें तो मैं भौचक्का हो जा रहा हूँ कि आखिर आज़ादी मिल रही है, चॉइस मिल रही है, विकल्प मिल रहा है, विकल्प दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कैसे कह सकता है?
कहीं हमको तो डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ लोग ये खड़े होकर मांग करने लगे अंग्रेजों वापस आओ, कोई संविधान के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। अरे साहब ये आज़ादी आपने क्यों ये अधिकार दे दिया, देखिए साहब इससे ये समस्या हो गई है, दुनिया भर की आज की समस्या इसलिए है कि आपने साहब आज़ादी ले ली। तो अब इस प्रकार के तर्कों का क्या जवाब दिया जा सकता है? आपको मंडी के ऊपर जो आपकी निर्भरता थी उसको समाप्त करके आपको विकल्प दिया गया। अब मंडी को कंपटीशन में आना पड़ेगा। एक आम जैसे कंपनियां हो गई या व्यवसायी हो गया या कोई तीसरा आदमी हो गया या हम ही हैं मान लीजिए कि जा कर के एक फैक्ट्री सेटअप करने लगे, हम पैकेजिंग करेंगे, फूड पैकेजिंग करेंगे। अपने गांव के पास हमने जो हमारी ज़मीन है हम कहा ठीक है बाकी खेती बाड़ी है, इतने पोर्शन में हम 10-20 लाख रुपए लगा करके पैकेजिंग की यूनिट बनाते हैं। हमने लिया गेहूँ गाँव के लोगों से, पैकेजिंग करना शुरू कर दिया। अब उस पैकेजिंग के माध्यम से हम डायरेक्ट बहुत से आपूर्ति के डिपो को सप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। हाँ दुकानों को सप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें न मंडी जाना है, न आढ़त जाना है, न उनका टैक्स देना है। सामान आया उसको हमने जो है साफ़ किया, पैक किया और उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, 4 किसान इकट्ठा हो गए, एक कोऑपरेटिव बन गई कि भाई ठीक है इन मंडी के चक्कर में क्यों पड़ना है, और हम सीधे अपना माल बैठेंगे, औरतें साफ़ करेंगी, अब बैठ करके पूरा हम लोग इसको जो है यहीं बैठ के पैकेजिंग करेंगे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ले जा करके फलाने गांव ग्राम हरिपुर रखवारी यहाँ का माल है भाई, यहाँ का काला नमक चावल है, ये पहुँच रहा है। हमारा माल अपने आप रेपुटेशन बिल्टअप करेगा, हमारी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, मिलावट नहीं, साहब बहुत अच्छा चावल है। तो हम अपना ब्रांड नेम अपने गाँव के नाम से खुद ही डेवलप करेंगे, हमारी सोसाइटी खुद डेवलप करेगी। तो ये जो फ्यूचर है, ये भविष्य है जो हमें दिख रहा है, जो आपको भी दिखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। लेकिन हमें वो फ्यूचर न दिख करके हम ये देखने गए साहब किसानों के साथ ये हो गया। अरे एमएसपी तो एक जो कहा जाए कि एक बेंचमार्क है। अगर फसल ज़्यादा हो जाएगी, आलू क्यों 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो बिकता है, 8 किलो बिकता है, क्योंकि खरीदार नहीं है। कितना आलू खरीद लेगा भाई, आलू को खाया ही तो जाएगा। अगर हमारे पास एक्सेस हो गया तो आखिर कोई उसको क्यों खरीदेगा, वेस्ट हो जाता है। स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे पास हो, हम स्टोर करें, भाई ठीक है जब सीजन डाउन होगा तो हम यूज़ करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एंगल है उस तरफ ये इशारा करता है कि हम जिन चीज़ों पे आढ़ती पे डिपेंड हो गए वो चीज़ें हम खुद कर सकें। फूड प्रोसेसिंग हम खुद कर सकें, स्टोरेज हम खुद कर सकें, हमारी सोसाइटी खुद कर सके। अगर स्टोरेज कर सकती, अगर आलू हम 1 महीने भी होल्ड करने की क्षमता किसान डेवलप कर ले अपने गांव में, जैसा कि राम शरण वर्मा जी ने खुद अपने फार्म पे ये सुविधा पैदा की है, तो हम जो अगर 5 रुपये किलो आलू बेचने जा रहे हैं तो हमें 15 रुपये किलो मिलेगा। ये क्षमता हमें होनी चाहिए। तो ये आज़ादी हमें एक तरीके से सकारात्मक परिवर्तन की तरफ ले जा रही है। अब जिनका नुकसान है, अब उनको ये लगता है कि भाई अभी तो बहुत लंबा नुकसान हो गया, अब हमें कंपटीशन करना पड़ेगा उन सोसाइटीज़ से, उन कंपनियों से, वो सोसाइटी जो कि अभी आने वाली हैं, जो कि अभी आई नहीं है। तो ये ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, 2 का नहीं है। इस बात को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि कंपनी बनाम आढ़त, कंपनी बनाम मंडी, ये ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। ये हम खुद किसान अपनी सोसाइटीज़ के माध्यम से, दूसरा ये मंडी, तीसरा वो कंपनी। अब हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई, हम 2 चॉइसेस लेकर के पागल हुए जा रहे हैं। तीसरी चॉइस जो कि हमारी सबसे पॉजिटिव चॉइस है, उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं। अगर सब्जी विक्रेता सब मिल करके आलू, टमाटर, प्याज की स्टोरेज की फैसिलिटी पैदा कर लें, आखिर आढ़ती लेकर के क्या करता है? आढ़ती स्टोर ही तो करता है, और स्टोरेज के जरिए वैल्यू एडिशन करता है। आढ़ती का काम जो कि प्रॉफिट उसके पास जा रहा है सिर्फ स्टोरेज की क्षमता के कारण, वो अगर हम किसान स्टोरेज करने लगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। आढ़ती को डर इससे लग रहा है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 बिल हैं, ये 3 बिल कुछ नए विकल्प दे रहे हैं। कोई पुराने विकल्प बंद तो किए नहीं जा रहे हैं, नए विकल्प दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक समय हम लोग लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल फ़ोन आ गए तो मोबाइल लोगों को इस्तेमाल करने का एक विकल्प दिया गया। आज भी जो लोग लैंडलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग एकदम स्टिक है कि नहीं हम तो लैंडलाइन ही इस्तेमाल करेंगे, तो लैंडलाइन आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज कृषि के क्षेत्र में इसी प्रकार से ये एक नया विकल्प दिया जा रहा है कि आप मंडी के बाहर भी अपना माल बेच सकें, आप ऑनलाइन भी माल बेच सकें,
आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फार्मिंग भी कर सकें। तो इसको लेकर के जो ये पूरा देश में अराजकता सा एक माहौल बन रहा है, तो मैं इस पे अब आना चाहूँगा कि अगर ये वास्तव में किसान के हित की चीज़ है, जैसा आपने भी कहा कि मैं भौचक्का हो जा रहा हूँ कि ये इतना जो आज़ादी देने वाला बिल है, उस आज़ादी देने वाले बिल के खिलाफ भी लोग जो है आंदोलन कर सकते हैं या सड़क पे आ सकते हैं। तो इस पे हम लोग ज़रा गहराई से विचार करें कि यदि वास्तव में ये किसान के हित में है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो कि सड़कों पे आज जाम लगा रहे हैं या भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं, देश को रोकने की घोषणा कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो, या क्या ये राजनीतिक लोग हैं, क्या ये मंडी के ही मालिक लोग हैं जो कि आज ये सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, कौन है? देखिए, जो मुझे लगता है कि जिन लोगों का हित इसमें अहित होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है, उनके बिहेस्ट पे ये शायद आंदोलन चलता हुआ मालूम पड़ रहा है। इसमें बहुत सा वर्ग वो है जो कि बेरोजगार हो जाएगा। दलाल जो कि गांव-गांव घूम कर के माल खरीदते थे, इकट्ठा करते थे आढ़ती के लिए, और वो आढ़ती, उसकी स्टोरेज फैसिलिटी, उसके आदमी, उसकी एजेंट और उससे जुड़े हैं ट्रांसपोर्ट के लोग, जो कि एक सेट पैटर्न के तहत सेट थे। और इसमें उसके पीछे जो पूंजीपति, बड़ा पूंजीपति है, जो कि इस आढ़त के माल को लेकर के देश दुनिया में एक्सपोर्ट करता घूमता था। अभी एक समाचार ही आया है कि एक बहुत बड़े नेताजी भी हैं और नेताजी के साथ व्यापारी भी हैं। गाजीपुर में उनकी एक बड़ी फैक्ट्री है, राइस मिल। अब वहाँ पर वो सीधे काला नमक धान खेत से खरीदा जा रहा है किसानों से। अरे भाई, आप यहाँ तो पंजाब में आंदोलन चला रहे हो कि आढ़त हो, मंडी हो, पुराने कानून हो, और आप गाज़ीपुर में, चंदौली में जो धान का कटोरा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आप जाकर के सीधे इस कानून का लाभ लेते हुए जापान एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था कर रहे हो मंडी से के बाहर से। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने में आ रही, जो तर्कों की कसौटी पे बिल्कुल आपको बेतुकी लगती हैं, लेकिन आंदोलन चल रहा है। परेशानी ये सबसे बड़ी है कि आजकल शायद मीडिया का प्रभाव हो या जो भी कहा जाए, कि जो आपको नैरेटिव एक बार आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि साहब ये आपके हित में है, तो हम उसके बारे में दोबारा अपने तर्क एक तरफ कहीं रख देते हैं, दोबारा सोचते नहीं, विचार नहीं करते, सोचते हाँ भाई ये ठीक है, ये हमारे नेताजी कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। फिर हम तरह तरह के उसमें तर्क ढूंढते हैं, कुतर्क ढूंढते हैं कि नहीं साहब ये, फिर बहुत से लोग आ जाते हैं, फिर ड्रामा ढक्कन सब शुरू हो जाता है, हर तरह की चीज़। जो मूल तर्क है, जो कि सवाल कि भाई इसके बारे में आखिर क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं, उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं बचता। आप टीवी डिबेट्स देखिए, वो दो मुर्गों को लड़ाते हैं, एक वो बहस करने लगता है और एक वो बहस करने लगता है, उसमें आप तर्क खोजिए, कहीं आपको तर्क नहीं मिलता। न प्रो वाला तर्क देता है, न एंटी वाला देता है। अब वो न जाने कहाँ से इशू दे करके वो चले आते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स, डिवाइसिव एलिमेंट्स, और ऐसे लोग जो कि फेल्ड पॉलिटिशियन हैं, जिनको लगता है कि ये गुंजाइश मिल गई इनको घेरने की। तो अब ये स्थितियाँ बन रही। अब सवाल ये है कि क्लियर कट जो इसमें नैरेटिव, जो सत्य बात है, वो इसमें कहीं गुम हो जाती है। सत्य बात को पक्ष का कह दिया जाता है, जो सच्ची बात है वो पक्षधर हो जाती है। भाई पक्ष में ये है कि अगर एक तरफ सच्ची बात कही जा रही है, एक तरफ झूठी बात कही जा रही है, तो अब आदमी उसमें डिवाइड हो गया, भाई सच की तरफ और झूठ की तरफ। झूठ भी एक पक्ष बन गया। मतलब सच जो है शुरुआत ही सच की 50% से हो रही है। अब ये झूठ को पकड़े बैठे हैं। अब वो कह रहे हैं नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो सच जो है, उस सच को सबूत देना पड़ रहा है। करे बाप रे बाप, ये सत्य क्या है? यही है लॉजिक की कसौटी पे। अगर इसको कहा, इसी में वो भी जोड़ दीजिए, क्या सरकार विफल रही है अपनी बात जनता तक पहुंचाने में? हाँ, अब इसमें जो है देखिए, ये विफलता की बात अब ये है कि हम अगर समझना न चाहें, सरकार ने तो भाई उस समय कहा ही, एक्सप्लेन भी किया, सबको बताया, उस समय कोई विरोध भी नहीं हुआ, कोई खास ऐसा लगा जब ये एक्ट आया है। हम लोगों ने भी लेखक लिखे उसके बारे में जो विरोध हुआ उसको काटते हुए, और हमारा वो लेख बड़ा वायरल भी हुआ जो हमारा उजाला में छपा था इसके बारे में, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई तर्क नहीं बनता है। इसलिए आप कुतर्क खोजते हो, आप कहीं से दूर से घूम करके आप ले आते हैं कि देखिए साहब इससे ये होगा। आप कहेंगे साहब इसमें देखिए साहब इसमें खेती की वो व्यवस्था नहीं दी गई है, कोई उसके बारे में क्या कहना।
भाई जितना है उसकी समग्रता में आप देखिए। अगर आप कहते हैं ना एमएसपी के बारे में कानून बनना चाहिए, तो ठीक है, उस पर एक अलग से डिबेट कर लीजिए, बैठ जाइए कि क्या ये बेहतर है, ये एक अच्छा ऑप्शन है या अच्छा विकल्प हमारे पास है या नहीं। क्या आप कितने पे एफआईआर कराएंगे? हम एमएसपी पे, आपने कहा था एमएसपी पे आप कह रहे हो कि साहब इससे कोई नीचे खरीदे उसे जेल भेज दीजिए, तो आपको कानून बनाना पड़ेगा भाई इस दाम से नीचे अगर कोई जाएगा तो हम जेल भेज देंगे। अब प्रश्न ये है कि अब माल बहुत ज़्यादा हो गया, आलू बहुत ज़्यादा हो गया, अब मंडी में हम बैठे हैं, टाल की टाल लगी हुई आलू की। अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब इससे नीचे आप खरीदोगे तो आप जेल जाओगे। हमें मालूम है, मैं आड़ती हूँ या खरीदार हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा भाई इतनी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी, इतना हमने ले लिया है, बाकी अब हम और ले नहीं पाएंगे, हमारे बस का नहीं। क्योंकि अब घाटा उठा करके हम कैसे खरीदेंगे, फिर कहाँ लेके जाएंगे उसे? हम तो अब हम अगर आड़ती हैं या व्यापारी हैं तो भाई हम कोई पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए तो बैठे नहीं कि भाई यहाँ जनहित के लिए। हमें तो अपना धंधा चलाना। जैसे आप बेचने आए हो, आपको अपना प्रॉफिट चाहिए कि आप कम से कम चाहते हो कॉस्ट तो निकल जाए। तो अब ये स्थितियाँ हैं। अब हम ये जब ये देखेंगे अगर हमने नीचे किया तो ये किसान भाई हमको जेल भेज देंगे, तो हम खरीदेंगे ही नहीं। आप बैठे रहो लेकर के अपना, फिर उस आलू का क्या होगा, उस गेहूँ क्या होगा? सवाल ये है कि ये एक खरीदना बेचना ये एक मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड पे। एमएसपी एक गाइडेंस है, आपको गाइड कर रही है कि भाई इसके आसपास होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपने देखा है जब भी जो है फसल कम हुई है तो एमएसपी कौन पूछता है? एमएसपी के सवाया दाम पर भी चीज़ें बिकती हैं, माल बिकता है। तो एमएसपी तो एक गाइड करने के लिए भाई ठीक है, गाइडेंस। सरकार कितना खरीद लेगी? सरकार का खरीदना 5% 7%। कोई दुनिया की कोई भी सरकार अपने देश की हर फसल को नहीं खरीद सकती, चाहे अमेरिका की हो चाहे कहीं की भी हो, वो संभव ही नहीं है। तो आप कहीं नहीं सर इसके बाद इसको जेल कर दिया जाएगा तो ये माल फिर भी पड़ा हुआ तो सरकार खरीदे। तो भाई ऐसी सरकार तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती जो कि सारा माल खरीद ले और उसके बाद खुद वितरण की व्यवस्था कराए सब जगह। तो फिर इससे अच्छा तो कम्युनिस्ट निज़ाम था जो सोवियत रूस में था, चीन में माओ के ज़माने में था, उसमें कोई प्राइवेट नहीं था, सब कुछ सरकारी था। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई कम्युनिस्ट निज़ाम आ जाए तो अभी हम लोगों ने देखा है कम्युनिस्ट दुनिया से किस तरीके से ख़त्म हुआ। उससे क्या पिटफॉल्स थे, उससे क्या फ़ायदा था, क्या एडवांटेज था? 7 करोड़ लोग वहाँ पर मरे, चीन में इतने वर्षों में वध किया गया, हत्याएं की गई। और कितने रूस में मरे, कितने स्टालिन ने मारे, कितने लेनिन ने मारे। तो वो भी एक निज़ाम था जिसमें सब कुछ सरकारी था। तो बहरहाल वो एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन एमएसपी के बारे में अगर आप चाहते हो कि भाई ये एक बड़ी गंभीर बात है तो उसके बारे में एक अलग कानून के बारे में आप बात कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये 3 कानूनों का जो कि उससे कोई मतलब नहीं है, उसको डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता? ये तो आज़ादी के कानून है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, इन 3 कानूनों ने ना तो कहीं एमएसपी को बाधित किया है, ना ही मंडी को बाधित किया है। हाँ, ये एक जरूर कह सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन को, मार्केट में एक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, ताकि जो मंडी के मालिक हैं वो भी प्रतिस्पर्धा में आए दूसरे जो खरीदार हैं उनके साथ, उनके लिए ओपन किया गया है। कुल मिला के किसान को नए विकल्प दिए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है कि जो पुराने विकल्प थे उन्हें बंद किया गया है। जहां तक एमएसपी की बात है, जैसा सर ने भी समझाया कि एमएसपी ऐसा नहीं है कि वो इस कानून से किसी प्रकार से प्रभावित हो रही है। हाँ, यदि आपको लगता है, मतलब कि कहने का वही कि आपको जब कोई तर्क नहीं मिल रहा है इन 3 कानूनों का विरोध करने का, तो आप कुतर्क कर रहे हैं और अब आप कहने कि नहीं पहले एमएसपी का कानून बना दो फिर इसके बाद हम समझेंगे। और पूछा यह जा रहा है, सरकार कह रही है बिंदुवार आप बताओ इन 3 कानूनों में क्या क्या आपको खामी नजर आती है। तो वो एक भी लिस्ट ये ऐसी बना नहीं पाए। वो लेके क्या बैठ गए, बस सीधे सीधे एक ही चीज कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों को पहले रद्द करो और एमएसपी के जो है कानूनन अधिकार बनाओ और ये करो वो करो। तो कहने का मतलब है यदि एमएसपी पे कोई बातचीत करनी है तो एमएसपी को लेकर के नया कानून बन सकता है, लेकिन इन 3 कानूनों का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं बनता है। मैं आपका सर फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पे कि क्या इसके माध्यम से किसान कितना आने वाले समय में आप क्या देख पा रहे हैं, भविष्य कैसा है किसान का यदि ये 3 कानून आगे आ जाते हैं? तो इसमें मैं फाइनल कमेंट बस आपका चाहूंगा। इसमें देखो ये तीनों कानून मुझे नहीं लगता कि ये वापस होने हैं, और वापस होना जो है बहुत ही नेगेटिव होगा। इसको वापस करना एक तरीके से ये एक आज़ादी के ख़िलाफ़ चलाई गई
मुहिम है ये उन लोगों के लिए जो कि निहित स्वार्थी हैं, जो कि सिवाय अपने इंटरेस्ट के इन लोगों को कुछ और नहीं दिखाई देता। ऐसे लोग भी हैं देश में, ये सोच करके मुझे आश्चर्य होता है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था उसमें 2 बिंदुओं को जो मैं कह भी चुका हूँ उसको मैं दोबारा पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस बिल के माध्यम से बहुत मजबूती से निकल करके सामने आ रहे हैं। हमें उन बिंदुओं को पकड़ने की ज़रूरत है। पहली बात तो मैंने कहा कि ये कानून आपको एक बहुत बड़ी दिशा देता है अपनी उपज की विक्रय समितियों को बनाने के लिए, कोऑपरेटिव्स। इसमें सरकार का सहयोग मत लीजिए, बिल्कुल नहीं। सरकार के पास आपको जाना ही नहीं। आपको जो विक्रेता गण हैं, चाहे सब्जी के हों, चाहे वो फल के हों, चाहे वो दाल के हों, चाहे वो गेहूं और धान के हैं, उन्हें अपनी कोऑपरेटिव समितियां बनानी चाहिए। भले एक गांव में 2-2 समितियां हो जाएं। तो इन समितियों के माध्यम से आप ये कर सकते हो कि आप खाद और बीज की व्यवस्था तो एक अलग बात हो गई, आप विक्रय के लिए बार्गेनिंग कर सकते हो। वो आढ़ती से कर सकते हो बार्गेनिंग, या कंपनी से कर सकते हो, या सीधे पहले ही फसल के समय आप बात कर सकते हो भाई कौन हमें बेहतर रेट देने जा रहा है इन कंपनियों में से। अगर सुखबीर एग्रो आकर के आपको अच्छा रेट दे रहा है तो उनको दीजिए, या आपके आढ़ती इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम बेहतर आपको रेट देंगे। तो ये कंपटीशन कराना किसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्पादक हम हैं, उत्पादक किसान है। जब किसान उत्पादन कर रहा है तो ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ की बेहतर वैल्यू वसूल करें। हम किसी की उस पर न जाएं, जो कहा दया पर न जाएं, याचक न बने। तो जब तक हम कोऑपरेटिव नहीं बनाएंगे, जब तक हमें थोड़ी सी माल होल्ड करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हमारा ये अभियान सफल नहीं होगा। दूसरा ये कि जो जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया वो ये था कि एक विलेज इंडस्ट्री के डेवलप होने का बहुत अच्छा स्कोप। हमने कहा हम पैकेजिंग करेंगे, अपनी दाल की पैकेजिंग करेंगे। तो पैकेजिंग कोई जादूगरी थोड़ी है। साफ़ कीजिए, बढ़िया बनाइए उसको, और ओरिजिनल उसी तरीके से पैक करके आपने उसको बता दिया, प्रोसेस दिखा दिया कि साहब इस तरीके से हमारी पैकेजिंग हो रही है। तो आपके ख़रीदार, आप शहर में पहुंचेंगे, कहीं पहुंचेंगे तो पहले ही बुक रहेगा, आपका तुरंत ही बिक जाएगा भाई सीधे खेत से आ रहा है। तो अब ये आपके गांव की रेपुटेशन बिल्टअप हो सकती है, आपके उस क्षेत्र की रेपुटेशन बिल्टअप हो सकती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें जो इन तीनों एक्ट के माध्यम से बड़ी मजबूती से निकल करके सामने आ रही हैं, जिसकी तरफ फोकस नहीं जा रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी विलेज कोऑपरेटिव्स में सफलतापूर्वक बनेगी विक्रय समितियाँ। दूसरा ही कि उनके माध्यम से आप गाँव में ही बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होते हुए देखेंगे। गाँव में या गाँव के जो लगे हुए कस्बे हैं वो आप ही लोगों की होगी, किसानों की होगी। अब बैंकर से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, किसान जहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई हमें गोदाम बनाना है और जो हमें इस तरीके से हमें पैकेजिंग यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए इसके लिए स्टोरेज वगैरह, तो इसके लिए बैंकर्स सामने आएंगे। इन योजनाओं में जो किसानों को जो ग्रामीण औद्योगिकरण है, ग्रामीण विक्रय समितियों के माध्यम से, उसमें हम लोग मजबूती से सामने आएंगे। ये बैंकर्स की जिम्मेदारी बनती है। और अब तो आगे चलने की बात है। ये तो दिशाएँ आपको दिख रही हैं। अब वो पिछले ज़माने की बात हो गई। आढ़ती वगैरह की व्यवस्था दुनिया में सब जगह ख़त्म हो गई। बस हमारे ही देश के कुछ लोग चला रहे थे। वो चलिए आखिरी लड़ाई है उनकी, वो लड़ लें, कोई बात नहीं। जैसे आतंकवाद आखिरी लड़ाई लड़ रहा है वैसे ये भी लड़ना है। आज बंद किए हैं, एक आध बार और बंद कर लेंगे, उसके बाद इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग निश्चिंत होकर के आगे भविष्य की तरफ चलें और इनको भूल जाएं। ये एक दुखद चैप्टर रहा है हमारे इतिहास का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतिम कमेंट बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नया परिवर्तन आता है, बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसका विरोध जरूर होता है। आप इतिहास याद करिए, जब कंप्यूटर भारत में लाया गया तब भी उसका विरोध हुआ। जब मेट्रो ट्रेन भारत में आई तो उसका विरोध हुआ। जब मॉल भारत में आए तो भी उसका विरोध हुआ। लोगों ने ये कहा कि इन मॉलों के आने के बाद क्या होगा, छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कोई भी नया परिवर्तन आता है तो उसका विरोध होता है, और विरोध होने के बाद जब वो चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है, आज अगर सोच के देखिए कौन मॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मेट्रो ट्रेन जिन जिन शहरों में बन चुकी है, कौन जो है आज उन मेट्रो ट्रेनों को छोड़ के और जो है ऑटो या दूसरी साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। कितनी भरी हुई वो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, आप खुद जाके देखिए। इसके अलावा कंप्यूटर जिसने कि एकदम पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया, न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के वो बच्चे जो विदेशों में गए, आज ये समझिए कि बाहर भारत जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन पाया। हम इतना ज़्यादा बाहर से बिजनेस ला पाए। तो इसलिए अगर आज किसानों के
आय को बढ़ाने के लिए 3 बिल जो लाए गए हैं, आज उनका विरोध हो रहा है। तो जैसा सर ने भी कहा कि जो इसके विरोध करने वाले हैं, जिनके निहित स्वार्थ इसमें जुड़े हुए हैं, वो शायद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ लेने दीजिए। और ये जो दिया है, ये दिया भभक के बस अब ये बुझने वाला है और इसके बाद किसानों के घरों में दिया जलने वाला है। इस प्रकाश की उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।